नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 का जो तृतीय प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम, इस पर चर्चा करने के लिए ये एपिसोड तैयार किया गया है। जैसा कि तृतीय प्रश्न पत्र आपको देखने में बहुत विस्तृत लग रहा होगा, लेकिन बस एक बात ध्यान रखिएगा, जितना मैं बताता जा रहा हूँ उसी तक सीमित रहिएगा, उससे बाहर मत जाइएगा। नहीं तो ये इतना विस्तृत है कि आप परीक्षा में प्रश्नों का ठीक तरीके से उत्तर लिख नहीं पाएंगे, आपका उत्तर सतही हो जाएगा। इसलिए बहुत टू द पॉइंट और चीज़ों को समझ लीजिएगा। जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप उसका उल्लेख कर दीजिएगा, उसको हम फिर से विस्तार से बता देंगे। परीक्षा के लिए उपयोगी होगा तो विस्तार से बता देंगे, अगर उपयोगी नहीं होगा तो उसके संबंध में हम आपको अवगत करा देंगे। तो आज हम जो आपका चैप्टर इसमें 4 है या टॉपिक 4 है उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम में पेंशन रूल, उसको ले लेते हैं। परीक्षा में ये 20 अंकों का प्रश्न आता है, चाहे लॉन्ग आए या शॉर्ट आए या उस पर टिप्पणी आ जाए, जिस रूप में आएगा 20 मार्क्स का पेंशन पर एक प्रश्न आता है। वह भी पुरानी पेंशन पर आता है, क्योंकि सिलेबस है वो पुरानी पेंशन का है, न कि नई पेंशन का। क्योंकि सिलेबस जो दे रखा है वो एज पर CSR रूल्स है, सिविल सर्विसेज रेगुलेशन, और सिविल सर्विसेज रेगुलेशन पुरानी पेंशन से संबंधित है। अगर कोई नई पेंशन पर टिप्पणी आएगी तो मैं नई पेंशन के बारे में भी आपको इतना जरूर संक्षेप में बता दूंगा, जिससे कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसका भी उत्तर दे देंगे। तो समय को बर्बाद न करते हुए, लंबा डिस्कशन न करते हुए, क्योंकि समय सीमा निर्धारित है, हम वित्तीय नियमों पर आते हैं। तो सबसे पहले पेंशन। पेंशन शब्द का मतलब क्या है तो संक्षेप में आप समझ लें। पेंशन शब्द फ्रेंच शब्द पेंशन से है, जिसका अर्थ होता है आर्थिक सहायता। और ये आर्थिक सहायता एक नियमित मासिक भुगतान होता है। ये उन सरकारी सेवकों को दिया जाता है जिन्होंने सरकार की सेवा किया है और सेवा निवृत्ति के बाद उनकी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, ठीक ठाक बनाए रखने के लिए, उनके जीवनचर्या को चलाने के लिए इस प्रकार का भुगतान है। ये उनके योगदान, उनके कार्यावधि और वेतन के आधार पर तय होता है। कहने का आशय है कि पेंशन सबके लिए बराबर धनराशि नहीं है। पेंशन का आशय योगदान है, यानी कि आप किस पद पर हैं, कितने साल आपने सेवा किया है, आपका वेतन कितना रहा है, वो बताता है कि आपको पेंशन कितनी मिलनी चाहिए। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि ये पेंशन के नियम हैं कहाँ पर। अभी हम आपको ये पूरा लेक्चर देंगे और लास्ट में आपको क्वेश्चनर देंगे कि उन प्रश्नों के उत्तर फिर हम आपको बताते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। और कुछ प्रश्नों के उत्तर हम आपसे पूछेंगे, जो आप हमको लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल में भेजेंगे। उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, जब आपकी तैयारी से संतुष्ट हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश पेंशन संबंधी नियम, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961 बनाया गया था, उसमें पेंशन संबंधी नियमों को उल्लेख किया गया है। दूसरा है उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961। तीसरा है नई पारिवारिक पेंशन रूल्स 1965। और जो सबसे महत्वपूर्ण रूल्स है सिविल सर्विसेज रेगुलेशन, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसको बोलते हैं हम CSR, सिविल सर्विसेज रेगुलेशन। CSR याद रखिएगा, ठीक है। अब जिस पेंशन की हम बात कर रहे हैं वो है पुरानी पेंशन योजना, और इसको हम कहते हैं पारिभाषित लाभ पेंशन योजना, डिफाइंड पेंशन स्कीम। कभी आ जाए कि पुरानी पेंशन योजना को हम किस नाम जानते हैं, तो डिफाइंड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका पेंशन के संबंध में, पेंशन को हमने डिफाइन कर दिया, पेंशन के रूल्स किस नियमावली और किस किताब में है इसका उल्लेख हो गया। तीसरा है कि पुरानी पेंशन योजना को किस नाम से जानते हैं, इसका उल्लेख हो गया। अब आती है, एक आता है इसका अगला टॉपिक, देखिए अर्ह सेवा की शर्तें, सेवा अवधि का आकलन, पेंशन स्वीकृत की शर्तें और देय पेंशन का निर्धारण। हम आते हैं पेंशन के देता। ये सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के नियम 474 में इसकी अवधि बताई गई है
कि पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। तो आप ये बात समझ लें, सरकारी सेवक कोई भी पुरानी पेंशन स्कीम से जो आच्छादित है, डिफाइंड पेंशन स्कीम से आच्छादित है, अगर उसकी सेवा 10 वर्ष की नहीं है तो वो पेंशन के लिए अर्ह नहीं होता है। अगर वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो डेथ केस में तो हो जाएगा, लेकिन सेवानिवृत्त की दशा में 10 वर्ष की सेवा का उल्लेख किया गया CSR 474 में। एक संशोधन किया गया, एक संशोधन ये किया गया कि पेंशन के संबंध में हम जो गणना करते हैं वो छमाही के आधार पर गणना करते हैं। चाहे कोई भी पेंशन हो, आप गृहस्थी हो, राशिकरण हो, पेंशन हो, तो अवधि होती कितने साल की नौकरी किया, तो हम साल में उसकी गणना नहीं करते, उसको छमाही में बांटते हैं। 1 साल है तो 2 छमाही हो जाएगा, 3 साल है तो 6 छमाही हो जाएगा, तो छमाही में हम गणना करते हैं। तो ये हुआ कि 10 वर्ष की सेवा अगर है, एक दिन भी कम हो गई सेवा, तो क्या पेंशन नहीं मिलेगी? तो पहले ऐसा था कि पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन जब तमाम प्रकार के वाद कोर्ट में गए और एक लॉजिकली बात आई कि जब आप 3 महीने की नौकरी कर लेते हैं तो 1 छमाही मान लिया जाता है, और अगर आपने 9 महीने की नौकरी कर ली तो पूरा साल मान लिया जाता है। तो ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने 9 साल 9 महीने की नौकरी मान कर लिया है तो आप उसको 10 वर्ष क्यों नहीं मानेंगे, जब आप 9 माह को 1 साल मानते हैं और 3 माह को आधा साल मानते हैं। तो आप 9 साल 9 माह को आप 10 साल क्यों नहीं मानेंगे? जब ये वाद गया, इस पर डिस्कशन हुआ, तब ये शासनादेश जारी कर दिया गया, और शासनादेश जारी करके ये कहा गया अगर किसी ने नौकरी 9 वर्ष 9 माह किया है तो उसको 10 साल मान लिया जाएगा। और ये 18 अप्रैल 2016 का शासनादेश था, यानी कि ये व्यवस्था 2016 में लागू हुई कि 9 वर्ष 9 माह की सेवा है तो आप 10 वर्ष मानेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसके आप नोट्स बना लीजिएगा। आप इस टेबल में जो आपका चार्ट बना हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक कॉपी में लिख लीजिए, और जो बोलता जा रहा हूँ मतलब की चीज़ है, एक एक शब्द मतलब चीज़ होती है, क्योंकि ये आपके लिखित परीक्षा में मेरा बोला गया एक एक शब्द आपको लिखना है। अगला आता है आर्यकारी सेवा। तो आप बात समझ गए कि 9 वर्ष 9 माह यदि किसी ने नौकरी कर रखी है तो उसको पेंशन मिलेगी। अब ये नौकरी कैसी की हो, डेली वेज किया हो कि एडहॉक किया हो कि स्टाफ गैप सेवा किया हो, तो आर्यकारी सेवा की गणना कर रहा है। ये CSR के सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के 361 में इसका बात क्या कहा गया है कि सेवा कैसी हो। 10 साल की सेवा तो हो, 9 वर्ष 9 माह की सेवा तो हो, लेकिन ये सेवा कैसी हो? नंबर 1, सेवा सरकार के अधीन हो, यानी कि गवर्नमेंट के अधीन नौकरी की गई हो, किसी एजेंसी के अधीन नौकरी ना की गई हो, एजेंसी के माध्यम से नौकरी ना की गई हो, उसका नियुक्त प्राधिकारी गवर्नमेंट हो, चाहे सरकारी अधिकारी उसका नियुक्त प्राधिकारी हो या महामहिम राज्यपाल हो, जो भी नियुक्त किया हो गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट के प्रतिनिधित्वकर्ता ने किया हो। नंबर 2, नियुक्ति मौलिक हो। CSR में तो लिखा है नियुक्ति मौलिक एवं स्थायी हो, लेकिन 1989 में और 2001 में 2 जियो करके ये स्थायी शब्द हटा दिया, परमानेंट शब्द हटा दिया। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि सेवा में परमानेंट होना जरूरी नहीं है पेंशन के लिए। नियुक्त मौलिक हो, नियुक्त मौलिक का मतलब सब्सटेंटिव, यानी कि मूल पद हो। अब यहीं से हम बता दें, मौलिक में एडहॉक सेवा नहीं जुड़ी है, तदर्थ सेवा, मौलिक में डेली वेजेस सेवा नहीं जुड़ी है, मौलिक में आउटसोर्सिंग सेवा नहीं जुड़ी है, और मौलिक में स्टाफ गैप सेवा नहीं जुड़ी है। ध्यान रहे, मौलिक का मतलब अस्थाई पद, जिसपे हम लिखते हैं कि आपकी नियुक्ति अस्थाई रूप से की जा रही है। तो अस्थाई, अगर अस्थाई है, टेम्परेरी है, तो वो सब्सटेंटिव नौकरी है। अगर उसमें लिखा है एडहॉक, तदर्थ सेवा, दैनिक वेतन पर आधारित डेली वेज सेवा, तो और स्टाफ गैप अंतराल सेवा, तो ये सेवाएं मौलिक नहीं मानी जाएंगी, ये सेवाएं पेंशन की योग्य नहीं होंगी। तीसरा है भुगतान सरकारी कोष से किया गया हो। देखिए, हमारा एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि होता है, उसको सरकारी कोष कहते हैं। इस कोष से दिया गया हो, ये ऐसे किसी कोष से न दिया गया हो जो सरकारी ना हो।
मजदूरी के कोष से ना दिया गया हो, जो सैलरी है उससे आया हो, और कंसोलिडेटेड फंड से हो। तो ये 3 जो शर्तें हैं ये अर्हकारी सेवा की शर्तें हैं। अगर ये 3 शर्तों को पूरा करता है तो वह व्यक्ति पेंशन के हेतु अर्ह है। 10 साल की नौकरी किया हो, यानी कि 9 वर्ष 9 माह की नौकरी किया हो, और ये 3 शर्तें पूरी करता हो। अर्हकारी अवधि मैंने बता दिया है कि 3 माह में एक छमाही माना जाता है और 9 माह में दूसरी छमाही। यदि किसी व्यक्ति ने 12 साल 3 महीने की नौकरी किया है तो हम कहेंगे 12 दूनी 24, एक 3 माह को एक छमाही मान लेंगे, 25 छमाही मान लेंगे। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने 18 साल 9 महीने की नौकरी किया है तो हम 18 दूनी 36 और 9 को पूरा 2 छमाही मान लेंगे, 38 छमाही कह देंगे। ठीक। तो आप ये छमाही भी समझ गए। पेंशन है तो अर्हकारी सेवा में क्या चीजें शामिल नहीं होंगी। देखिए, पेंशन हमने ऊपर बताया अर्हकारी सेवा की 3 बातें जो महत्वपूर्ण है। अब किसको नहीं शामिल करेंगे। आपने सेवा तो सरकार के अधीन कर लिया, अब 20 साल की आपने नौकरी उनके अधीन कर ली, लेकिन नौकरी में आप आए थे 18 साल की उम्र में, तो ये अर्हकारी सेवा में शामिल नहीं होगा। यदि कोई कर्मचारी अपनी 20 वर्ष की आयु से पहले सेवा में आ जाता है तो 20 वर्ष की आयु तक की सेवा को उसको बॉय सर्विस बोलते हैं, बाल्य सेवा, बच्चों वाली सेवा। और बाल्य सेवा पेंशन के लिए नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ठीक 18 साल में नौकरी में आ गया और जब वो रिटायर होगा तो हम 18 से 20 साल की सेवा, 2 साल की नौकरी को हम घटा देंगे, उसको पेंशन हेतु अर्ह नहीं मानेंगे। तो अर्हकारी सेवा में वो सेवा नहीं जोड़ते जो 20 वर्ष की आयु से कम की गई हो। नंबर 2, सेवा में व्यवधान। अगर सर्विस ब्रेक हो रहा है किसी कारण से, वो कौन कौन से कारण है। वो त्यागपत्र हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया, अब त्यागपत्र देने के बाद उसको किन्हीं परिस्थितियों में उसको बहाल किया गया, तो अगर त्यागपत्र के कारण दोबारा सेवा में आएगा तो सेवा व्यवधान माना जाएगा, वो पेंशन है तो अर्ह नहीं माना जाएगा। या बर्खास्त कर दिया गया है, बर्खास्त करने के बाद फिर उसको बहाल किया गया है तो वो सेवा हेतु व्यवधान माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हड़ताल में भाग लिया है और हड़ताल अवैध घोषित की गई थी तो वो अवधि भी व्यवधान मानी जाएगी। यानी कि टोटल जितने साल नौकरी किया है इन अवधियों को घटा दिया जाएगा, इसका पेंशन नहीं मिलेगी। अगला एक और है असाधारण अवकाश। यदि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में गया हुआ है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। 3 को छोड़कर, 3 परिस्थितियों को छोड़कर। असाधारण अवकाश अगर उसने ले रखा है चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी कि मेडिकल पे चला गया है, मेडिकल लीव लिया है उसने, असाधारण अवकाश, उसके पास मेडिकल लीव बची नहीं, उसके पास कोई अवकाश बचा नहीं, तो उसने कहा मैं बीमार हूं और मुझे असाधारण अवकाश स्वीकृत कर दिया जाए, तो उसकी वो अवधि पेंशन के लिए गणना कर ली जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए चला गया है, उसको छुट्टी दी गई, 2 साल 3 साल के हायर एजुकेशन के चला गया है, तो अब उसके पास कोई छुट्टी बची नहीं है, तो उस शिक्षा के लिए, अगर तकनीकी शिक्षा के लिए गया है तो उसको भी पेंशन के लिए माना जाएगा। नागरिक अशांति है, मान लीजिए आपका इंटरनल डिस्टरबेंस है और जिसके कारण व्यक्ति नौकरी में नहीं जा पा रहा है, ड्यूटी में नहीं पहुंच पा रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, अशांति व्यवस्था है, तो ऐसी अवधि को भी हम पेंशन के लिए जोड़ लेंगे। अगर असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, उच्च शिक्षा के आधार पर और नागरिक अशांति के आधार पर लिया गया है तो वो पेंशन के लिए अर्ह होगा। तो आपको बात समझ आ गई। पेंशन है तो अर्हकारी सेवा में क्या क्या शामिल है, ये चीज आपको जानकारी में दे दी गई है। ठीक है। अगले एपिसोड में हम आपको पेंशन के प्रकार के बारे में बताएंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए उन सभी सरकारी कर्मचारियों के मध्य जो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं या बहुत से ऐसे एग्जाम दिए जाते हैं जिसमें कि फाइनेंशियल रूल्स, सरकारी फाइनेंशियल रूल्स आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।